हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द पॉइंट सॉल्यूशन। कैसे हो आप सब? तो रेलवे DFCCIL 2023 के रिक्रूटमेंट में अभी तक हम लोग हिस्ट्री ऑफ इंडियन रेलवे और DFCCIL का प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे अभी हम लोग फिलहाल में जनरल साइंस और सामान्य विज्ञान का प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर रहे हैं, जिसमें आपकी पहली क्लास रहने वाली है। और ये जो जनरल साइंस है ये हर एक ब्रांच के लिए ये भी कॉमन है, क्योंकि अब की बार जो CBT फर्स्ट और सेकंड होना है, तो CBT फर्स्ट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे टोटल आपसे 15 नंबर का पूछा जाएगा जनरल साइंस, ठीक है। और वहीं 24 नंबर जो है ये आपका एग्जीक्यूटिव ऑपरेशंस एंड BD, जो OP एंड BD का फॉर्म भरे हैं उनके लिए है, ठीक है। CBT सेकंड में 24 नंबर का पूछा जाएगा। सो यहाँ पे 40-40 क्वेश्चन की सीरीज़ होगी, ठीक है। बहुत ज़्यादा एक्सप्लेनेशन नहीं होगा। अगर ज़्यादा आपको पढ़ना है तो पहले आप इसको डीप में कहीं पे अच्छे से पढ़ लीजिए, उसके बाद जहाँ से भी मिले उसका प्रैक्टिस सेट सॉल्व कर लीजिए, ठीक है। सो यहाँ पे जो प्रैक्टिस सेट होगा ये आपको हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा, ठीक है। सो हिंदी और इंग्लिश दोनों में देखने को मिलेगा। बाकी यहाँ पे बस इतना ही है, तो बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए सीधे हम लोग मूव करते हैं अब क्वेश्चंस की तरफ। आज का जो पहला क्वेश्चन है वो आपके सामने है। द स्टडी ऑफ फ्लावर इज़ नोन एज, फूलों के अध्ययन को कहा जाता है। सो यहाँ पे क्वेश्चंस आपको हिंदी इंग्लिश दोनों में देखने को मिल रहे हैं। बाकी जो ऑप्शन से हो सकता है कि वो आपको केवल इंग्लिश में देखने को मिले, क्योंकि जो चीज़ यहाँ पे इंग्लिश में है वही हिंदी में लिखा गया है, ठीक है। सो क्या कहते हैं हम लोग फूलों के अध्ययन को, या फिर स्टडी ऑफ फ्लावर? तो फ्रेनोलॉजी, एंथोलॉजी, एग्रेस्टोलॉजी या फिर पैलिनोलॉजी। सो जो करेक्ट आंसर है आपका एंथोलॉजी, ठीक है। इसका मतलब भी होता है फूलों का कलेक्शन। सो फूलों का अध्ययन यहाँ पे किया जाता है। वहीं पे अगर हम बात करते हैं फ्रेनोलॉजी का, सो ये पहले एग्जिस्ट करता था। एक्चुअली जो मनुष्य का मस्तिष्क होता है उसका जो उभरा हुआ पार्ट होता है, तो इसको देख करके, इसका जो शेप साइज आकार है, इसको देख करके इसके अंदर की बात को पता लगाना, ये कहलाता था फ्रेनोलॉजी। ये पहले यूज किया जाता था, ठीक है। जैसे क्रिमिनल वगैरह हो गए, उनके माइंड को पढ़ने के लिए, बट ये अब एग्जिस्ट नहीं करता है, मतलब इसको लोग मानते नहीं हैं। सो फ्रेनोलॉजी हो गया। एग्रेस्ट्रोलॉजी, जैसा कि नाम से ही देख के आपको पता चल रहा है एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, ठीक है। सो इसकी जो स्टडी है वो एग्रेस्ट्रोलॉजी में हो जाएगा। बाकी जो आपका पैलिनोलॉजी है, इसमें किसका अध्ययन किया जाता है? तो इसको हिंदी में क्या कहते हैं? परागण, ठीक है, परागण। सो आपने पढ़ा होगा हिंदी में। तो जो पौधों के अंदर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है, फर्टिलाइजेशन जो होता है, जिसको आप हिंदी में निषेचन बोलते हो, इसका जो अध्ययन है वो कहाँ पे किया जाता है? पैलिनोलॉजी में, राइट। सो यहाँ पे एंथोलॉजी, फूलों का अध्ययन, ये आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द pH वैल्यू ऑफ ह्यूमन ब्लड इज, मानव रक्त का pH मान क्या है? सो कितनी होती है pH वैल्यू ब्लड की? सो ये आपका होता है 7.35 से 7.45 के बीच में होता है, राइट। सो अगर एग्जैक्ट बात करें तो लगभग 7.4 होता है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा, 7.4। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, हीमोग्लोबिन इज अ, हीमोग्लोबिन एक है। सो हीमोग्लोबिन क्या है हमारा? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर वाइटामिन्स? सो यहाँ पे हीमोग्लोबिन जो है वो आपका एक तरीके का क्या है? प्रोटीन है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द विटामिन दैट इज मोस्ट रैपिडली मैन्युफैक्चर्ड इन आवर बॉडी इज, वह विटामिन जो हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से निर्मित होता है वह है। सो जो सबसे तेज़ी से निर्मित होता है कौन सा विटामिन जो हमारे शरीर में सबसे तेज़ी से बनता है? विटामिन ए, विटामिन बी, विटामिन सी या फिर विटामिन डी? सो जो करेक्ट आंसर है आपका विटामिन डी, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, एक्युमुलेशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन आवर मसल्स लीड्स टू फटीग, हमारी मांसपेशियों में निम्नलिखित में से किसका संचय होने से थकान होती है? सो किसका अगर एक्युमुलेशन हो जाए हमारी बॉडी में, सो उससे थकान महसूस होने लगेगा? सो लैक्टिक एसिड या फिर पार्विक एसिड या फिर बेंजोइक एसिड, यूरिक एसिड? सो कौन सा वो एसिड है जिसका अगर एक्युमुलेशन हमारे बॉडी में हो जाएगा तो थकान महसूस होने लगेगा? सो करेक्ट आंसर है आपका लैक्टिक एसिड। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, लैक्टिक एसिड। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। द एस्केप वेलोसिटी ऑफ द अर्थ इज, पृथ्वी का पलायन वेग है। सो यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी पूछा जा रहा है अर्थ का, कि वो कितना होता है? 7 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड, 15 किलोमीटर पर सेकेंड या फिर 21.1 किलोमीटर पर सेकेंड? सो देखिए यहाँ पे एस्केप वेलोसिटी होती क्या है? जैसे यहाँ पे अर्थ से कोई भी रॉकेट वगैरह को जब लॉन्च किया जाता है तो आप जानते हो कि वो स्पेस में जाता है, वापस नीचे ज़मीन पे नहीं गिरता है, ठीक है। आप अगर किसी भी वेलोसिटी पे क्या करोगे, इसको लॉन्च कर दोगे तो वो नीचे आकर के गिर जाएगा, ठीक है कि नहीं? बट उसको एक ऐसी वेलोसिटी चाहिए होती है जिससे कि ये स्पेस में जा सके, वापस नीचे ना आए। सो अब वो जो मिनिमम वेलोसिटी होती है जिससे हम किसी भी ऑब्जेक्ट को अर्थ से क्या कर सकें? लॉन्च करें, जो कि ग्रेविटेशनल फोर्स को एक्सपीरियंस ना करे, तो उसको हम लोग बोलते हैं एस्केप वेलोसिटी। अब ये क्या होता है? जो एस्केप वेलोसिटी होता है उसको अगर हम लोग बात करें यहाँ पे फार्मूला वाइज, तो ये आपका होता है 2gm डिवाइडेड बाई r, ठीक है। जहाँ पे g क्या है आपका? जी आपका है न्यूटन्स यूनिवर्सल कांस्टेंट ऑफ ग्रेविटी, और आर क्या है आपका यहाँ पे? रेडियस ऑफ द प्लैनेट,
और m क्या है, मास ऑफ द प्लैनेट, और जो एस्केप वेलोसिटी होती है अर्थ की वो कितनी होती है, सो वो आपका होता है 11.2 किलोमीटर पर सेकेंड। सो इतनी की वेलोसिटी से अगर आप किसी चीज़ को लॉन्च करते हो तो ये मिनिमम वेलोसिटी है, जिससे कि क्या होगा, वो स्पेस में आसानी से चली जाएगी, वो ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सपीरियंस नहीं करेगी, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड, निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा सही ढंग से सुमेलित नहीं है। सो ऑप्शंस है कि एनोमोमीटर विंड स्पीड, सो क्या एनोमोमीटर हवा की गति को मेजर करता है, बिल्कुल सही बात है। अमीटर इलेक्ट्रिक करंट को मेजर करता है, सही है। बाकी टेकोमीटर प्रेशर डिफरेंस, सो यहाँ पे टेकोमीटर जो होता है वो दबाव के अंतर को मेजर नहीं करता है, बल्कि टेकोमीटर किसको मेजर करता है, सो ये मेजर करता है आपका जो आपका एंगुलर स्पीड होता है, किस चीज़ का, एंगुलर स्पीड, ठीक है, एंगुलर स्पीड ऑफ दी सैफ्ट, ठीक है, सैफ्ट जिससे आप किसी चीज़ को रोटेट कराते हो, ठीक है। तो जो सैफ्ट होता है इसका जो एंगुलर स्पीड होता है उसको मेजर करता है टेकोमीटर। सो ये आपका मैच नहीं कर रहा है, इस वजह से यही हमारा क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि नॉट करेक्टली मैच्ड पूछा है। और जो पायरोमीटर होता है ये हाई टेम्परेचर मेजर करता है, ये भी हमारा सही है, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। और अगर हम बात कर ले वहीं पे प्रेशर जो डिफरेंस है, प्रेशर डिफरेंस दबाव अंतर, इसको कैसे मेजर करते हैं, तो इसको मेजर करते हैं हम लोग मैनोमीटर से, ठीक है, जो मैनोमीटर है, ठीक है, ये काफ़ी बार पूछा हुआ है मैनोमीटर। तो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड इज यूज्ड टू सेपरेट वाटर फ्रॉम एल्कोहल वाटर मिक्सचर। सो एल्कोहल जल मिक्सचर से पानी को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है। सो अगर एल्कोहल और जल का मिश्रण है, ठीक है, उसमें से अगर आप पानी को अलग करना चाह रहे हो तो कौन से मेथड से अलग करोगे, तो डिसेंटेशन है, निस्सारण, या फिर इवोपोरेशन है, वाष्पीकरण, या फिर सब्लिमेशन, ऊर्ध्वपातन, या फिर डिस्टिलेशन, आसवन। सो जो करेक्ट आंसर है आपका यहाँ पे डिस्टिलेशन, ठीक है, आसवन। इस मेथड से आप क्या कर सकते हो, एल्कोहल और जल का जो मिश्रण है उसमें से जल को आप क्या कर सकते हो, अलग कर सकते हो, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द नंबर ऑफ चैम्बर्स इन ह्यूमन हार्ट इज, मानव हृदय में कक्षों की संख्या होती है। सो कितने चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में, 3, 4, 5 या फिर 6। सो जो चैम्बर्स होते हैं ह्यूमन हार्ट में वो होते हैं 4, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। कौन कौन से, 2 तो आपके होते हैं राइट एट्रियम और लेफ्ट एट्रियम, जो कि क्या करते हैं, जो भी ब्लड होता है उसको रिसीव करते हैं, ठीक है, रिसीव करते हैं। और 2 और क्या होते हैं, ये 2 अपर हो गए और 2 लोअर चैम्बर होते हैं। जो लोअर चैम्बर हो गए वो आपका हो गया राइट वेंट्रिकल और लेफ्ट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे जो राइट और लेफ्ट वेंट्रिकल्स हैं ये क्या करते हैं कि ब्लड को क्या करते हैं, यहाँ से हार्ट से आपके क्या करते हैं, पंप करते हैं आउट ऑफ द हार्ट, ठीक है। सो टोटल कितने यहाँ पे चैम्बर्स हो गए, 4। सो सेकंड ऑप्शन आपका क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेटल इज़ यूज्ड विथ आयरन टू मेक इट रस्ट फ्री। लोहे को जंग मुक्त बनाने के लिए निम्नलिखित में से किस धातु का उपयोग लोहे के साथ किया जाता है। सो ऑप्शन है एल्यूमिनियम, कार्बन, क्रोमियम, या फिर टीन। सो अगर आप किसी भी आयरन को क्या करना चाहते हो, रस्ट फ्री करना चाहते हो, तो यहाँ पे किस धातु का उपयोग करोगे, सो ये क्रोमियम का यूज़ करते हैं हम लोग। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, क्रोमियम का यूज़ करके हम लोग किसी भी आयरन को रस्ट फ्री कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि एथलीट फुट इज अ डिजीज काज्ड बाई। एथलीट फुट एक बीमारी है जो निम्नलिखित के कारण होती है। सो एथलीट फुट किसके कारण होता है, बैक्टीरिया, फंगस, प्रोटोजोआ, या फिर नेमाटोड्स। सो ये आपका होता है फंगस के द्वारा, ठीक है, मतलब इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, कवक। सो जो एथलीट फुट बीमारी है वो किसकी वजह से होती है, फंगस की वजह से। तो जितनी भी बीमारियां हैं उस पर भी मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, क्योंकि वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एक क्वेश्चन पक्का वहाँ से पूछता है, ठीक है। तो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है। कवक से क्या होता है आपका, एथलीट फुट होता है, फंगस से, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन आई डोनेशन विच पार्ट ऑफ द डोनर्स आई इज़ यूटिलाइज्ड। नेत्रदान में दाता की आँख का कौन सा भाग उपयोग किया जाता है। सो जो आई डोनर होते हैं उनमें जो आई का कौन सा ऐसा पार्ट है जो यूटिलाइज होता है, आइरिस, रेटिना, लेंस, या फिर कॉर्निया। सो जो ट्रांसप्लांट का यहाँ पे प्रोसेस होता है उसमें आपका जो कॉर्निया होता है उसको ट्रांसप्लांट किया जाता है, ठीक है। जो आपका आँख होता है, जैसे आप अगर डोनेट करते हो आई को, तो उसका जो कॉर्निया वाला पार्ट है केवल यही ट्रांसप्लांट होगा, ठीक है। सो फोर्थ ऑप्शन क्या है आपका, करेक्ट है, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द मेजर कंपोनेंट ऑफ हनी इज। शहद का प्रमुख घटक है। सो क्या है यहाँ पे हनी का मेजर जो कंपोनेंट है, ग्लूकोज, माल्टोज, फ्रक्टोज, या फिर सुक्रोज। सो जो मेन मेजर कंपोनेंट है वो आपका है फ्रुक्टोज। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, फ्रुक्टोज। शहद का जो प्रमुख घटक है वो है फ्रुक्टोज। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, द वेलोसिटी ऑफ साउंड इज मिनिमम इन। ध्वनि का वेग न्यूनतम होता है तो किस में होता है,
सो जो साउंड की वेलोसिटी होती है, इसको ट्रैवल करने के लिए किसी न किसी मीडियम की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब अगर कोई मीडियम ही नहीं होगा तो क्या साउंड ट्रैवल करेगी? नहीं करेगी। सो सबसे मिनिमम जो कह सकते हैं, जो सबसे न्यूनतम वेग होगा, जो वेलोसिटी होगी साउंड की, वो किस में होगी? वैक्यूम में, ठीक है, जहाँ पे कोई मीडियम ही नहीं होगा। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे क्या है आपका? करेक्ट है। अगर वहीं पे मैक्सिमम पूछा होता सो क्या हो जाता आपका? आयरन, ठीक है, सॉलिड, जिस मतलब कि अब मीडियम की ज़रूरत का मतलब सॉलिड यहाँ पे सबसे अच्छा मीडियम हो जाएगा, ठीक है, साउंड के लिए। सो यहाँ पे सबसे मैक्सिमम हो जाएगा, ठीक है, मैक्सिमम। उसके बाद अगर हम बात करें तो क्या आ जाएगा आपका? फिर वाटर हो जाएगा, ठीक है, दूसरे नंबर पे। फिर आपका गैसेस हो जाएंगे, एयर, ठीक है, और चौथे नंबर पे आपका जाएगा वैक्यूम। सो यहाँ पे मिनिमम जो वेलोसिटी होती है साउंड की, वो किस में होती है? वैक्यूम में। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि हाउ मेनी बोन्स आर प्रेजेंट इन ह्यूमन ईयर्स। मनुष्य के कान में कितनी हड्डियां होती हैं? सो अगर यहाँ पे कुछ भी ना बोले, एक कान की बात करें या दो कान की, तो आपको मान के चलना है मनुष्य के कान का मतलब दोनों कानों की बात कर रहा है, ठीक है। सो कितनी यहाँ पे हड्डियाँ होती हैं टोटल? सो टोटल 6 हड्डियाँ होती हैं, ठीक है। एक कान में 3 होता है एक साइड में, और दूसरे साइड में भी 3 होता है। तो कौन कौन से वो हड्डियाँ होती हैं यहाँ पे? मैलियस, ठीक है, मैलियस, इंकस, ठीक है, और स्टेपिज। सो ये सबसे छोटी हड्डी होती है, ठीक है। पूरे शरीर की अगर हम बात करें तो सबसे छोटी हड्डी यही होती है। और ये जो तीनों हड्डियां हैं, ये दोनों कानों में, ठीक है, 3 3 पाए जाते हैं, इस वजह से टोटल 6 हो जाते हैं। एक कान पूछे तो आपको 3 ध्यान देना है, ठीक है, ये कन्फ्यूज़ नहीं होना है। और वहीं पे अगर हम बात करें सबसे जो बड़ी हड्डी होती है शरीर की, वो कौन सी होती है? सो ये आपकी होती है फीमर, ठीक है, फीमर जो जांघ की हड्डी होती है, ये सबसे बड़ी हड्डी होती है, राइट। और ये आपकी हो गई सबसे छोटी हड्डी, ठीक है। सो यहाँ पे 6 क्या हो जाएगा? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ सैटेलाइट इज केप्ट मूविंग इन इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ ड्यू टू इट्स। एक उपग्रह पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में किसके कारण घूमता रहता है? तो यहाँ पे अगर हम बात करें कि पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में जो उपग्रह घूमते रहते हैं, वो किसकी वजह से घूमते रहते हैं? सेंट्रीफ्यूगल फोर्स, केंद्र पसारक बल के कारण, या फिर सेंट्रीपिटल फोर्स, अभिकेंद्री बल के कारण, या फिर ग्रेविटेशनल फोर्स, गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, या फिर नन ऑफ द एबोव। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है, अभिकेंद्री बल के कारण ये क्या करते रहते हैं? यहाँ पे अपनी कक्षा में पृथ्वी के चारों ओर घूमते रहते हैं। यहाँ पे देखिए जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स है और सेंट्रीपिटल फोर्स, इन दोनों में हल्का सा डिफरेंस है। दोनों एक ही तरह की चीज़ें हैं लेकिन हल्का सा डिफरेंस है। वो क्या है? सो जैसे अगर हम बात करें, यहाँ पे कोई भी एक लड़का है, ठीक है, वो यहाँ पे किसी रस्सी से किसी एक गोले को बांध करके अपने चारों ओर घुमा रहा है, ठीक है। सो ये क्या होगा? ये जो बॉल है, इस रस्सी की वजह से इस पर एक टेंशन लगता है, जिससे जो बॉल है उसको लगेगा कि ये इधर की तरफ क्या हो रहा है, मतलब इधर की तरफ इसको खींचना चाहिए, ठीक है, इसको मतलब बांधे रखा है, ये जो स्ट्रिंग है, ठीक है, इस पर जो टेंशन लग रहा है। सो इसको हम लोग बोलते हैं किस फोर्स की वजह से ये बाहर की तरफ नहीं जा रहा है? सो ये आपका हो गया सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से, ठीक है। लेकिन वहीं पे अगर इस बॉल पे अगर हम किसी भी चीज़ को बिठा दे, ठीक है, किसी चींटी को बिठा दे, या फिर आप एज्यूम करो कि यहाँ पे एक झूला है, ठीक है, इस यहाँ पे आप कोई भी बड़ा सा, ठीक है, कुछ कंटेनर टाइप से, यहाँ पे आप ही यहाँ पे बैठे हुए हो, ठीक है, और अब आपको यहाँ पे चारों तरफ ऐसे रोटेट कराया जा रहा है, बीच में कोई एक सेंटर पे कुछ है, ठीक है। सो इस जो यहाँ पे गोला है, कंटेनर है, ये तो इसकी वजह से यहाँ पे जो स्ट्रिंग पे टेंशन लग रहा है, इसकी वजह से ये अंदर की तरह इस सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से ये फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है। लेकिन जो आप होगे, आपको क्या लगेगा कि आप बाहर की तरफ क्या हो रहे हो, आउटवर्ड में आपको एक फोर्स एक्सपीरियंस होगा। जैसे कि आप बसों में बैठे होते हो, तो जैसे ही वो टर्न लेता है ऐसे, तो आप इस साइड की तरफ क्या होते हो, इसके आउटवर्ड साइड में क्या होते हो, एक फोर्स एक्सपीरियंस करते हो, और आप थोड़ा इधर की तरफ झुक जाते हो, ठीक है। तो ये होता है आपका सेंट्रीफ्यूगल फोर्स की वजह से। लेकिन अगर आप अंदर की तरफ इनवर्ड में अगर हम बात करें फोर्स का एक्सपीरियंस करते हो, तो ये आपका हो जाएगा सेंट्रीपिटल फोर्स। तो इतना ही अंतर है, ठीक है। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका कि एक उपग्रह जो पृथ्वी के चारों ओर अपनी कक्षा में जिसके कारण घूमता है, उसको हम लोग बोलते हैं सेंट्रीपिटल फोर्स, ठीक है। सो सेकंड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द टाइम पीरियड ऑफ अ पेंडुलम इज। सो टाइम पीरियड यहाँ पे पेंडुलम का पूछा जा रहा है, वो किस पे डिपेंड करता है? सो डिपेंड ऑन इट्स लेंथ, डिपेंड्स ऑन द मास, द्रव्यमान पर निर्भर करता है, या फिर डिपेंड्स ऑन द टाइम, या फिर डिपेंड्स ऑन टेम्परेचर। सो जो टाइम पीरियड होता है पेंडुलम का, वो क्या होता है? सो ये सिंपली t इज इक्वल्स टू 2 पाई, ये सारा चीज़ मतलब बचपन का चीज़ है, ठीक है, थोड़ा भूल चुका है भले ही। सो L/g, ठीक है, जहाँ पे g क्या है हमारा, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये दो चीज़ों पे डिपेंड कर रहा है आपका, एक तो लेंथ पे डिपेंड कर रहा है और एक एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो जो टाइम पीरियड है यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका डिपेंड्स ऑन इट्स लेंथ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि इन केस ऑफ रस्टिंग द वेट ऑफ आयरन विल बी। जंग लगने की स्थिति में लोहे का वजन होगा। सो जंग लगने की स्थिति में जो लोहे का वजन हो जाता है वो बढ़ जाता है, कम हो जाता है, या फिर उतना ही रहता है, या फिर कुछ भी निश्चित नहीं है। सो इंक्रीजेज, डिक्रीजेज, रिमेन सेम, या फिर अनसर्टेन।
मुझे होता तो यहाँ पे मुझे लगता है कि एक और यहाँ पे मुझे ऐड करना चाहिए था कि इंक्रीजेज दैन डिक्रीजेज, ठीक है। सो क्योंकि यहाँ पे जो रस्टिंग होता है, ठीक है, उसकी वजह से क्या होता है कि एक तो जैसे कोई भी आयरन है, ठीक है, यहाँ पे तो ऑक्सीजन हो गया और उसके बाद H2O, यही दो चीज़ें जैसे मॉइस्चर की वजह से होता है, तो इसकी वजह से यहाँ पे जो रस्टिंग हो जाती है, ठीक है। तो जो आयरन होता है वो किस में बदल जाता है, जो Fe होता है आपका आयरन, वो Fe2O3.X H2O हो जाता है, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं फिर हाइड्रेटेड आयरन ऑक्साइड हो जाता है। इसकी वजह से अब क्या हो जाएगा, कहाँ पे आयरन था अब इतना कुछ हो गया, तो इसका जो वेट है वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। सो यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। बट कुछ दिनों के बाद, ठीक है, इसमें क्या हो जाता है, इरोजन हो जाता है, ठीक है। इसमें क्या हो जाता है आपका इरोजन हो जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि ये और भी क्या हो जाता है थोड़ा, मतलब इसका जो वेट होता है वो क्या हो जाता है, डिक्रीज़ हो जाता है, कम हो जाता है। सो यहाँ पे पहले तो इंक्रीज़ होगा देन डिक्रीजेज, अगर आपसे पूछे अगर ऐसा भी ऑप्शन में तो आप इसको टिक कर सकते हो, ठीक है यहाँ पे। लेकिन अगर केवल इतना ही पूछे कि जंग लगने की स्थिति में लोहे का वजन क्या होता है, तो वो बढ़ जाता है, ठीक है, वो आपका कुछ इस तरीके का हो जाता है, इसलिए बढ़ जाता है। लेकिन इरोजन प्रोसेस के बाद ये डिक्रीज़ भी हो जाता है इसका जो वेट है, राइट। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि मेलबोमियन ग्लैंड इज लोकेटेड इन, मेलबोमियन ग्रंथि स्थित है। सो जो मेलबोमियन ग्लैंड होती है वो कहाँ पे स्थित होती है, ईयर में या फिर नोज़ में, स्किन में या फिर आई में। सो ये आपका होता है आई में, ठीक है, आई में प्रेजेंट होता है। एक्चुअली जो आपका टीयर होता है, आंसू होता है ना, उसके बनने का जो कारण होता है ये जो मेलबोमियन ग्लैंड है उसी की वजह से बनता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है, आई में। सो फोर्थ ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है, द वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ, हमारे शरीर का जो वजन है वो अधिकतर बनता है किसकी वजह से, हड्डियों से, मतलब बोन्स से, या फिर पार्ट ऑफ द बॉडी, शरीर के अंगों से, या फिर फ्रॉम वाटर, पानी से, या फिर पार्ट ऑफ स्किन, या फिर त्वचा के भाग से। सो यहाँ पे वेट ऑफ आवर बॉडी इज मोस्टली मेड ऑफ किससे, तो वाटर से, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है, करेक्ट है, सी, ठीक है, फ्रॉम वाटर। लगभग अगर हम बात करें तो 60 से 70%, जो जितना मतलब अब डिपेंड करता है हर एक इंसान पे। सो लगभग 60 से 70% हमारा जो शरीर होता है वो वेट किसका होता है, वाटर का होता है, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे अब क्या क्या है, करेक्ट है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग आर्गन इज अफेक्टेड बाय मलेरिया, निम्नलिखित में से कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है। सो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि कौन सा अंग मलेरिया से प्रभावित होता है, हार्ट, हृदय, लंग्स, फेफड़े, किडनी, या फिर स्प्लीन, तिल्ली, जिसको आप प्लीहा बोलते हो, ठीक है, प्लीहा। सो कौन सा यहाँ पे अंग प्रभावित होता है, वो भी मलेरिया से। सो करेक्ट आंसर है आपका स्प्लीन, ठीक है, प्लीहा। यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन आपका करेक्ट है। कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मलेरिया से रिलेटेड पूछा जाता है, ये किसकी वजह से होता है, ठीक है। सो ये भी आपको नोट करना है कि ये आपका फीमेल एनोफिलीज, ठीक है, एनोफिलीज जो मॉस्किटो होता है इसके काटने की वजह से होता है, मतलब मादा एनाफिलीज जो मच्छर होती है इसके काटने की वजह से होता है। एक तो ये चीज़, बाकी इसमें खास तरह का प्रोटोजोआ होता है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्लाज्मोडियम। सो ये भी आपसे पूछ सकता है कि उसका नाम क्या है, और ये भी पूछ सकता है कि किसकी वजह से होता है। सो ये प्रोटोजोआ, ठीक है, ये काफ़ी फेमस क्वेश्चन है, आपसे पूछता है। सो दो तीन चीज़ें आपको इसमें याद रखनी है। एक तो यहाँ पे ये फीमेल एनाफिलीज मॉस्किटो की वजह से होता है जिसमें खास तरह का प्रोटोजोआ होता है जिसको प्लाज्मोडियम बोलते हैं, ठीक है। और कौन सा अंग प्रभावित होता है, स्प्लीन, प्लीहा, ठीक है। तो इतनी चीज़ें याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज यूज्ड फॉर आर्टिफिशियल रेन, कृत्रिम वर्षा के लिए निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है। सो कौन से सब्सटेंस का यूज़ किया जाता है आर्टिफिशियल रेन के लिए, जैसा कि अभी IIT कानपुर की तरफ से कराया गया था। सो सिल्वर ब्रोमाइड, अमोनियम नाइट्रेट, सिल्वर आयोडाइड, या फिर ऑल ऑफ दी अबव। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका, यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका सिल्वर आयोडाइड, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन करेक्ट है कि सिल्वर आयोडाइड का यूज करके आर्टिफिशियल रेन कराया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग गैस इज नोन एज नोबल गैस, निम्नलिखित में से कौन सी गैस नोबल गैस के रूप में जानी जाती है। सो हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, कार्बन डाइऑक्साइड। सो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है हीलियम, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है हीलियम। और अगर हम बात करें यहाँ पे, सो जो मॉडर्न पीरियडिक टेबल है उसका जो ग्रुप 18 है, ठीक है, ग्रुप 18 उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनको हम लोग क्या बोलते हैं, नोबल गैसेस बोलते हैं, जिनको इनर्ट गैसेस बोलते हैं, जो कि टेस्टलेस होते हैं, ऑर्डरलेस होते हैं। तो इनमें कौन कौन से एलिमेंट्स और आते हैं, तो एक आपका तो हो गया हीलियम, ठीक है, उसके बाद आपका हो गया आर्गन, क्रिप्टॉन, ठीक है, जेनॉन हो गया आपका, उसके बाद नियॉन हो गया। तो ये सारे के सारे जो एलिमेंट्स आप देख रहे हैं ये आपके क्या है, नोबल गैसेस हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज़ यूज्ड फॉर डिटेक्टिंग लाई, झूठ का पता लगाने के लिए निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग किया जाता है।
सो पॉलीग्राफ, पायरोमीटर, गायरोस्कोप जिसको जायरोस्कोप बोलते हैं, और कीमोग्राफ। सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है यहाँ पे? सो पॉलीग्राफ, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। जो झूठ का पता लगाने के लिए इंस्ट्रूमेंट यूज़ किया जाता है उसका नाम है पॉलीग्राफ। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है कि एलिसा टेस्ट इज़ परफॉर्म्ड टू टेस्ट, एलिसा परीक्षण निम्नलिखित का परीक्षण करने के लिए किया जाता है। तो किसका टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? डायबिटीज़, मधुमेह, ट्यूबरकुलोसिस, तपेदिक, एड्स या फिर टाइफाइड। सो किसका यहाँ पे टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है? सो काफ़ी सारी चीज़ें हैं जिनका टेस्ट करने के लिए एलिसा टेस्ट किया जाता है, उनमें से एक आपका है एड्स, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या है? करेक्ट है। अगर हम बात करें यहाँ पे तो जो इसका फुल फॉर्म है एलिसा, ELISA का, द एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसर्बेंट एस्से, ठीक है। इसका जो फुल फॉर्म होता है, ये टेस्ट क्यों किया जाता है? टेस्ट अ पेशेंट्स ब्लड सैंपल फॉर एड्स एंटीबॉडीज़। सो यहाँ पे देखा जाता है इससे कि आपके ब्लड में कैसा एंटीबॉडीज़ है, क्या वो एंटीबॉडीज़ किसी इन्फेक्शन से इन्फेक्शन कंडीशन में है, ठीक है। जो एंटीबॉडीज़ है अगर वो इन्फेक्शन कंडीशन में होगा तो कौन सा एंटीजन है उसमें, ये सब चेक किया जाता है। तो जो भी यहाँ पे रिजल्ट आता है वो उसको वो पॉजिटिव कर दिया जाता है, ठीक है। सो यहाँ पे कौन कौन सा टेस्ट यहाँ पे कराया जाता है एलिसा से? तो एक तो आपका HIV टेस्ट हो गया विच काजेज एड्स, बाकी आपका लाइम डिजीज़ हो गया, और आपका प्रेंसियस एनीमिया हो गया, रॉकी माउंटेन स्पॉटेड फीवर हो गया, रोटा वायरस हो गया, स्क्वेमस सेल कार्सिनोमा हो गया, और जीका वायरस। तो इतने तरीके के टेस्ट आपके यहाँ पे एलिसा टेस्ट द्वारा पता किया जाता है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अ मैन हु डजंट नो व्हेन टू स्टॉप ईटिंग इज सफरिंग फ्रॉम, एक आदमी जो नहीं जानता कि कब खाना बंद करना है वह पीड़ित है। तो देखिए काफ़ी ऐसे लोग हैं जो डाइटिंग के चक्कर में क्या करते हैं, वो अपना वजन कम करना चाहते हैं और उनको हमेशा डर लगा रहता है कहीं ज़्यादा ना खा लें। तो ऐसे लोग किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो इसको बोलते हैं बुलिमिया, ठीक है। बुलिमिया यहाँ पे करेक्ट आंसर है। बुलिमिया नर्वोसा के नाम से फेमस है, ठीक है। नर्वोसा, बुलिमिया नर्वोसा इसको बोलते हैं, ठीक है। सो यहाँ पे बुलिमिया आपकी जो बीमारी है उसमें कोई एक आदमी होता है जिसको ये नहीं पता होता है कि कब हम खाना बंद कर दें, राइट। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि विच ऑफ द फॉलोइंग डिवाइस इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट इनटू डायरेक्ट करंट, निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग वैकल्पिक धारा को प्रत्यक्ष धारा के रूप में परिवर्तित करने के लिए किया जाता है? तो काफ़ी सिंपल क्वेश्चन है कि अगर हम लोग AC को DC में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो कौन से डिवाइस का यूज़ करें? सो डायनेमो, मोटर, ट्रांसफार्मर या फिर रेक्टिफायर। सो जो करेक्ट आंसर है आपका रेक्टिफायर, ठीक है। फोर्थ ऑप्शन डायनेमो, जो कि जनरेटर आप घरों में यूज़ करते हो, आपको पता होगा कि यहाँ पे ये मैकेनिकल जो एनर्जी होती है उसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, जैसा कि आपके शादी वगैरह आपके घरों पे जब होता है। सो मैकेनिकल वर्क करके जो जनरेटर होता है उससे इलेक्ट्रिकल एनर्जी पैदा की जाती है, और मोटर जो होता है उससे आप क्या करते हो, जो मैकेनिकल सॉरी यहाँ पे ठीक उल्टा हो जाता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसको हम लोग मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि आपके घरों में अगर आप मोटर को पावर देते हो इलेक्ट्रिकल एनर्जी, तो आपके घरों के जितने भी मैकेनिकल वर्क होता है उसको करता है। वहीं पे ट्रांसफार्मर क्या होता है, ये एक ऐसा डिवाइस है जो वन फॉर्म ऑफ एनर्जी फ्रॉम अ सर्किट इज़ ट्रांसफर्ड फ्रॉम अनदर या फिर वन और मोर अनदर सर्किट, ठीक है। जैसे यहाँ पे अगर आप पावर इसको देते हो, और ये किस में मेज़र करते हैं ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जैसे आप 10 kVA यहाँ पे पावर दे रहे हो तो kVA मेज़र करते हैं पावर को। सो आपका जो पावर है वो तो ट्रांसफ़र हो जाएगा इधर, लेकिन ये पावर लॉस नहीं होगा, वो बहुत 10 kVA यहाँ पे भी आएगा। बशर्ते ये क्या करता है, आपका जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज या फिर करंट है उसको स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन कर देता है, ठीक है। सो ये आपका एक से एक या फिर एक से अधिक सर्किट में एनर्जी को क्या करता है, ट्रांसफ़र करने का बस काम करता है, ठीक है। जैसा कि नाम है ट्रांसफार्मर। बाकी बहुत सारी इस पे बातें हैं, उसको डीप में इतना चर्चा नहीं करते हैं। जो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका रेक्टिफायर, जो कि अल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करता है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि ऑक्टेन नंबर इज़ यूज्ड फॉर मेजरिंग द क्वालिटी ऑफ, ऑक्टेन संख्या का उपयोग किसकी गुणवत्ता मापने के लिए किया जाता है? सो यहाँ पे देखिए दो चीज़ें होते हैं, एक तो आपका हो गया ऑक्टेन, ठीक है, ऑक्टेन नंबर, और एक आपका होता है C10 नंबर, ठीक है। एक आपका होता है C10 नंबर। सो दो अलग अलग चीज़ें हैं। ये आपका जो होता है वो पेट्रोल की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए होता है, और जो C10 नंबर होता है वो आपका डीजल की क्वालिटी को मेज़र करने के लिए होता है। सो ऑक्टेन नंबर यहाँ पे पेट्रोल की क्वालिटी को मेज़र करता है। सो सेकंड ऑप्शन क्या हो जाएगा आपका, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द केमिकल नेम ऑफ बेकिंग सोडा इज़, बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? सो देखिए काफ़ी सारे ऐसे केमिकल नेम है जिसको आपको पता होना चाहिए, जो कि रेलवे का काफ़ी फेमस क्वेश्चन होता है, केमिस्ट्री से पूछता रहता है। सो सोडियम क्लोराइड यहाँ पे NaCl, ये तो साधारण नमक होता है। बाकी सोडियम सल्फेट यहाँ पे होता है Na2SO4 सोडियम सल्फेट, और सोडियम बाइकार्बोनेट ये आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा होता है, ठीक है। ये आपका क्या होता है, बेकिंग सोडा। इसको याद कैसे रखना ये भी मैं बता देता हूँ, क्योंकि दो चीज़ों में कन्फ्यूजन होती है। ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3, ठीक है, सोडियम बाइकार्बोनेट। और एक आपका होता है सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। एक आपका होता है सोडियम
कार्बोनेट, ठीक है, कार्बोनेट। और ये आपका होता है सोडियम बाइकार्बोनेट। तो देखिए जो सोडियम कार्बोनेट होता है ये क्या होता है आपका धावन सोडा, ठीक है, धावन सोडा। सो कैसे कन्फ्यूजन यहाँ पे होता है कि सोडियम कार्बोनेट सोडियम बाइकार्बोनेट कभी कभी भूल जाता है कौन धावन सोडा है कौन बेकिंग सोडा है। सो सिंपल सी बात है, अगर सोडियम में यहाँ पे बीच में बाई लगा है, ठीक है, बाई, सो आप समझ जाइए कि ये क्या है आपका बेकिंग सोडा है, ठीक है, मतलब आगे ब तो बेकिंग, ठीक है, इससे। बाकी अगर केवल सोडियम कार्बोनेट है तो ये धावन सोडा हो जाता है, राइट। और वहीं पे आपका यहाँ पे है सोडियम हाइड्रोक्साइड, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं कास्टिक सोडा, ठीक है, ये आपका हो गया कास्टिक सोडा, राइट। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर हो जाएगा बेकिंग सोडा किसको बोलते हैं, सोडियम बाइकार्बोनेट, थर्ड ऑप्शन। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन हमारा, द स्काई अपीयर्स ब्लू ड्यू टू इट्स, आकाश नीला किसके कारण दिखाई देता है। सो काफ़ी फेमस क्वेश्चन है ये भी। यहाँ पे स्कैटरिंग ऑफ लाइट, डिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट या फिर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो इसको भी मुझे हिंदी में दे देना चाहिए था। स्कैटरिंग का मतलब होता है प्रकीर्णन, ठीक है, यहाँ पे हिंदी में हो गया ये प्रकीर्णन, प्रकाश का प्रकीर्णन। और यहाँ पे प्रकाश का विवर्तन, ठीक है, डिफ्रैक्शन का मतलब होता है विवर्तन। और रिफ्रैक्शन का मतलब होता है प्रकाश का अपवर्तन, ठीक है, अपवर्तन। और रिफ्लेक्शन का मतलब जानते हो परावर्तित हो जाना। सो ये आपका हो गया परावर्तन, प्रकाश का परावर्तन। तो किसकी वजह से यहाँ पे नीला कलर दिखाई देता है आकाश का, क्योंकि ऐसे क्या होता है काला होता है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट है, स्कैटरिंग ऑफ लाइट की वजह से, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्लांट प्रोडक्ट, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं है। सो ऑप्शंस है कैफीन, पाइपरीन, निकोटीन या फिर सैकरीन। सो यहाँ पे देखिए कैफीन, पाइपरीन और निकोटीन ये सब आपके प्लांट प्रोडक्ट हैं, बट जो सैकरीन है ये आपका प्लांट प्रोडक्ट नहीं है। ये आपका क्या है, एक आर्टिफिशियल स्वीटनर है, ठीक है। क्या है ये, आर्टिफिशियल स्वीटनर, आर्टिफिशियल स्वीटनर है जिसको हम लोग कृत्रिम मिठास बोलते हैं, ठीक है। इसका जो फार्मूला होता है वो होता है C7H5NO3S, ठीक है। ये आपका क्या है, एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसको हम लोग आर्टिफिशियल स्वीटनर बोलते हैं। ये आपका प्लांट प्रोडक्ट नहीं है, इस वजह से फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थराइटिस इज कास्ड बाई डिस्पोजिशन ऑफ विच वन ऑफ द फॉलोइंग इन द जॉइंट्स ऑफ आवर बॉडी। सो जो ये आपका आर्थराइटिस है वो किसकी वजह से होता है, गठिया जिसको बोलते हैं, हमारे शरीर के जोड़ों में निम्नलिखित में से किसकी उपस्थिति के कारण होता है, यूरिया, यूरिक एसिड, एल्बुमिन या फिर कोलेस्ट्रॉल। सो किसकी वजह से ये होता है आपका, सो यूरिक एसिड की वजह से। सो सेकंड ऑप्शन यहाँ पे क्या है, करेक्ट है। गठिया जो होता है हमारे शरीर के जोड़ों में यूरिक एसिड की वजह से होता है, राइट। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, द केमिकल नेम ऑफ लाइमस्टोन इज, चूना पत्थर, ठीक है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है। सो ये काफ़ी ऐसा फेमस क्वेश्चन हैं। सो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, सोडियम कार्बोनेट या फिर सोडियम सल्फाइड। सो कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, ठीक है, जो कैल्शियम कार्बोनेट होता है ये आपका क्या होता है, चूना पत्थर इसको बोलते हैं। बाकी मैग्नीशियम क्लोराइड का फार्मूला क्या होता है, MgCl2। और सोडियम क्लोराइड NaCl, साधारण नमक मैंने बताया। आगे सोडियम सल्फाइड जो हमारा होता है ये क्या हो जाएगा, Na2SO4, राइट। तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट जो है ये आपका क्या है, चूना पत्थर, ठीक है, इसको बोलते हैं चूना पत्थर, CaCO3। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, ब्रॉन्ज इज़ एन एलॉय ऑफ, कांस्य एक मिश्र धातु है, ठीक है। ये सभी पूछता है किससे किससे बना है। सो जो ब्रॉन्ज होता है आपका जिसको कांस्य से बोलते हैं ये किसका एलॉय है। सो कॉपर सिल्वर, कॉपर जिंक, कॉपर लेड या फिर कॉपर टीन। सो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है आपका कॉपर टीन, ठीक है, फोर्थ ऑप्शन करेक्ट है। बाकी सारों को मैं एक अलग अलग छोटे छोटे वीडियो करके काफ़ी सारे करा दूंगा आपको, राइट। सो यहाँ पे कॉपर एंड टीन क्या है आपका करेक्ट है। ब्रॉन्ज, ब्रॉन्ज किसका एलॉय है यहाँ पे, कांस्य जो मिश्र धातु है किसका है, सो कॉपर और टीन का। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग विटामिन्स आर वाटर सॉल्युबल, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन पानी में घुलनशील है, ठीक है। तो दो चीज़ें होती हैं देखिए, एक तो आपका फैट सॉल्युबल होता है, ठीक है, फैट सॉल्युबल, और वहीं पे एक आपका वाटर सॉल्युबल होता है, ठीक है, वाटर सॉल्युबल। तो दोनों आपसे पूछ सकता है। सो यहाँ पे जो फैट सॉल्युबल होता है ये क्या होता है आपका A, D, E और K, ठीक है। जो विटामिन A, D और विटामिन E और विटामिन K होते हैं ये आपके फैट सॉल्युबल होते हैं। और बाकी वाटर सॉल्युबल की बात करें तो विटामिन V और विटामिन C, ठीक है। सो यहाँ पे दो आपके विटामिन होते हैं वो आपके वाटर सॉल्युबल होते हैं। तो यहाँ पे कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा, B, ठीक है, विटामिन V। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, द एज ऑफ ट्री इज़ डिटरमाइंड बाई इट्स, एक पेड़ की उम्र कैसे निर्धारित करते हैं हम लोग। सो यहाँ पे हाइट से, ग्रिथ से या फिर ग्रोथ रिंग से या फिर जनरल अपीयरेंस से। सो अगर कोई पेड़ है उसकी उम्र पता करनी है तो हम लोग ग्रोथ रिंग से पता कर सकते हैं, ठीक है। ग्रोथ रिंग का मतलब अगर कोई पेड़ है, ठीक है,
तो उसमें उसको पता करना है कि उसकी उम्र कितनी है। तो यहाँ से लगभग 4.5 मीटर अगर आप ऊपर कट करते हो, ठीक है, तो इसमें आपको कुछ इस तरीके का दिखेगा, ठीक है, पेड़ के अंदर ऐसे ऐसे रिंग बना हुआ दिखेगा। तो हमको क्या करना है, उसका डायमीटर कैलकुलेट कर लेना है, ठीक है, लेट अस सपोज डायमीटर d है, और फिर हमको इसका ग्रोथ फैक्टर पता होना चाहिए। ये पेड़ के स्पेसीज पे डिपेंड करता है, ठीक है, कि कितना ग्रोथ फैक्टर होता है। सो इस रिंग को कैलकुलेट करके वो निकाला जाता है, ठीक है। सो ग्रोथ फैक्टर जब यहाँ पे पता चल जाएगा तो वो अगर आप इसको मल्टीप्लाई कर दो उससे, ठीक है, तो ये आपका एज पता चल जाता है कितना है पेड़ का, ठीक है। सो ये किसको देख करके पता किया जाता है, तो ग्रोथ रिंग को, ठीक है। सो यहाँ पे थर्ड ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि द डेंसिटी ऑफ मिल्क कैन बी मेजर्ड बाई, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जा सकता है। सो काफ़ी इजी क्वेश्चन है, हाइड्रोमीटर, लैक्टोमीटर, ब्यूटेरोमीटर या फिर थर्मोमीटर। सो यहाँ पे करेक्ट आंसर है आपका लैक्टोमीटर। दूध का घनत्व किससे मापते हैं, डेंसिटी ऑफ मिल्क, सो लैक्टोमीटर से, ठीक है। अगर लिक्विड का मतलब ऐसे सिंपली पूछे डेंसिटी किससे मेजर करते हैं तो हाइड्रोमीटर हो जाता है। और ब्यूटेरोमीटर जो होता है वो आपका यहाँ पे ये भी फैट से, ये भी दूध से रिलेटेड है, बस फैट को मेजर करता है, ठीक है। सो फैट ऑफ मिल्क को अगर आप मेजर करना है आपको, सो आपको किससे करना पड़ेगा, ब्यूटेरोमीटर से। और वहीं पे थर्मोमीटर टेम्परेचर का सिंपली, राइट। सो यहाँ पे लैक्टोमीटर आपका करेक्ट हो जाएगा, दूध का घनत्व। अगला जो क्वेश्चन है हमारा, इन ऑटोमोबाइल्स हाइड्रोलिक ब्रेक इज वर्क्स ऑन। सो ऑटोमोबाइल में हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वो किस पर काम करता है, पास्कल्स लॉ पे, या फिर आर्किमिडीज प्रिंसिपल पे, या फिर न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन पे, या फिर बर्नौलीज प्रिंसिपल पे। सो किस पे काम करता है ये, पास्कल्स लॉ पे, ठीक है। जिसमें मतलब आप किसी भी एक द्रव पे क्या करते हो, जैसे यहाँ पे किसी भी चीज़ में अगर यहाँ पे पानी भरा गया है या फिर जो भी कुछ भी भरा गया है, कोई द्रव्य है, तो उस पर अगर आप एक फोर्स लगाते हो किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे, तो अगर ये बराबर मात्रा में ये जो अंदर के जो भी मतलब द्रव्य हैं वो अगर इक्वल मात्रा में क्या होते हैं, इनका जो प्रसार फैलाव होता है, तो उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, सिंपली पास्कल लॉ बोलते हैं। सो यहाँ पे इसी का उपयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, ऑटोमोबाइल में करते हैं, ठीक है। सो फर्स्ट ऑप्शन यहाँ पे हमारा क्या है, करेक्ट है। अगला जो क्वेश्चन है हमारा कि द मेन कंपोनेंट्स ऑफ लिक्विड पेट्रोलियम गैस LPG आर। सो तरल पेट्रोलियम गैस जो LPG होता है इसके मुख्य घटक क्या हैं, मेथेन, एथेन या हेक्सेन, मेथेन, पेंटेन या फिर हेक्सेन, एथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, या फिर मेथेन, कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर हाइड्रोजन। सो यहाँ पे जो तरल लिक्विड पेट्रोलियम गैस होता है LPG, ठीक है, ये भी काफ़ी जगह पे पूछा हुआ है। सो इसके जो मुख्य घटक होते हैं वो होते हैं एथेन, प्रोपेन और ब्यूटेन। ये बचपन में हम लोग पढ़ते थे, ठीक है। सो थर्ड ऑप्शन यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं कि लैक ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इन आवर बॉडी काजेज डायबिटीज़। हमारे शरीर में निम्नलिखित में से किस पदार्थ की कमी से मधुमेह होता है। सो किसकी कमी के कारण होता है मधुमेह, सो इंसुलिन, हीमोग्लोबिन, हिस्टामिन या फिर ग्लाइसिन। सो जो करेक्ट आंसर है आपका इंसुलिन, ठीक है, ये भी फेमस क्वेश्चन है। सो इंसुलिन के कमी से यहाँ पे डायबिटीज़ बीमारी जो होती है इंसुलिन की कमी से होती है, ठीक है। इसमें जो हमारा अग्नाशय होता है वो प्रभावित होता है। सो इंसुलिन यहाँ पे क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो यहीं तक करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ तक आपके टोटल 40 क्वेश्चन हो जाते हैं। ऐसे ही क्वेश्चंस आपको साइंस के अभी लगभग 5 और सेट देखने को मिलेंगे, ठीक है। उसके बाद मैं आपको एक मैराथन टाइप से करा दूंगा जिसमें 500 से 600 क्वेश्चंस होंगे, ठीक है, जो वन लाइनर होंगे। तो इस तरीके से साइंस भी आप कहीं से भी जहाँ से मिले वहाँ से एक बार ज़रूर कवर करिएगा, ठीक है, क्योंकि इंपॉर्टेंट है ये। सो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू, टाटा एंड बाय बाय।